नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको राजस्थान में शुरू हुए हिजाब युद्ध की चिंगारियां दिखाएंगे। सवाल है, क्या राज्य के अंदर स्कूल और कॉलेज में हिजाब बैन होने वाला है? क्या इसकी तैयारी शुरू हो गई है? कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसमें बड़े बड़े संकेत हैं, इसलिए सत्ता की पहली कुंजी आज इसी खबर पर खोलेंगे। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलवाएंगे, जो 31 घंटे के बाद सामने आए, वो भी काले शीशे वाली गाड़ी में। इसके बाद विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इस कहानी में भी बहुत सारे दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न हैं, इसे भी आपको दिखाएंगे। फिर लालू परिवार के ईडी संकट की खबर। कल लालू यादव से 10 घंटे की पूछताछ के बाद आज तेजस्वी यादव से भी प्रवर्तन निदेशालय के मैराथन सवाल जवाब हुए। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी के सामने सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट रखी गई। इस पर जो भी अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज बिहार में नीतीश कुमार पर राहुल गांधी ने कुछ जुबानी तीर भी चलाए। नीतीश के अलग होने के बाद पहली बार राहुल ने कुछ कहा है। राहुल गांधी के मुताबिक नीतीश कुमार थोड़े से दबाव में यू टर्न ले लेते हैं। वैसे इस पर आज राहुल ने एक चुटकुला भी सुनाया, वो भी आज आपको सुनवाएंगे। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नए संकट की बात, जिनका सत्ता सुख जल्द खत्म हो सकता है। भारत को तेवर और चीन से यारी मुइज्जू पर किस तरह भारी पड़ने वाली है, इस पर भी सत्ता की कुंजी तैयार है। कुछ बड़ी खबरें भी देख लेते हैं। केरल की एक कोर्ट ने पीएफआई के 15 कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेता की हत्या के केस में मौत की सजा सुनाई है। बीजेपी की ओबीसी विंग के नेता राजीव श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को हत्या कर दी गई थी। इस केस में कोर्ट ने पिछले हफ्ते 15 लोगों को दोषी माना था। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में ही जोर का झटका लगा है। अब साइफर केस में इमरान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सजा मिली है। इमरान तो शाहाना केस में पहले ही 3 साल की सजा काट रहे हैं और जेल में बंद हैं। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजस्थान के उस हिजाब युद्ध की खबर, जिसमें सियासत का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ। सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है? मना किया है क्या? ये सब नहीं अलाउ करेंगे, ऐसे कैसे डाउनलोड करेंगे? बहुत होता है वो। गणतंत्र दिवस पे स्कूल में जाते हैं, गंगापुर स्कूल में बोलते हैं कि यहाँ हिजाब पे पाबंदी है, यहाँ हिजाब लगा के नहीं आओगे। भारत माता की, सरस्वती माता की। विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के उस स्कूल की, जहां हिजाब पर आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। स्कूल हिजाब और हंगामा वाली इस कहानी से आपको 2 साल पहले की अल्लाहू अकबर वाली लड़ाई जरूर याद आई होगी, जब कर्नाटक के एक विद्यालय में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया था और इस संग्राम का शोर पूरे देश ने सुना था। अब राजस्थान में हिजाब पर शुरू हुआ आक्रोश आज पूरा देश सुन रहा है। सड़क से राजनीतिक गलियारों तक हिजाब पर शोले भड़के हैं। कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है। सबसे ज्यादा हंगामेदार तस्वीर जयपुर से आई, जब बुर्के और हिजाब में मुस्लिम छात्राएं सड़क पर उतर गईं। सरकारी स्कूल की छात्राओं ने थाने को घेर कर अपना विरोध जताया। थाने के सामने नारेबाजी की, सड़क को जाम कर दिया। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब राजस्थान के स्कूलों में हिजाब को बैन करने की तैयारी हो रही है। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिजाब इतना बड़ा मुद्दा फिर से बन गया, खासकर स्कूलों में इसके इस्तेमाल को लेकर। ऐसा क्या हो गया कि स्कूलों में ड्रेस कोड पर अब हिंदू मुसलमान होने लगा? जोरदार हंगामा और तीखी बहस वाली इस कहानी की शुरुआत आज से 4 दिन पहले 26 जनवरी को हुई थी, जब जयपुर में एक सरकारी स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम में हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिजाब पहनी बच्चियों पर सवाल उठाए, जिसके बाद विरोध की ज्वाला ऐसी भड़की कि अब हिजाब पर स्कूलों में पाबंदी की बात की जा रही है।
पहले आप सुनिए 26 जनवरी को कार्यक्रम में क्या हुआ था, उसके बाद आगे की पूरी कहानी बताएंगे। सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है, मना किया है क्या? भारत माता की। सरस्वती माता की। देशभक्ति का भैया सामने से ला। जैसा कि वायरल वीडियो के आधार पर बताया जा रहा है, मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से हिजाब पर आपत्ति जताई थी। यहां तक कि स्कूल के प्रिंसिपल से कहा था कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकें। अब विद्यालय के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की जा रही है। हालांकि बाल मुकुंद आचार्य का अपना तर्क है। उन्होंने कहा कि स्कूलों का एक ड्रेस कोड होता है जिसका पालन करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे स्कूल में दो तरीके का माहौल नजर आया था, एक हिजाब के साथ, दूसरा बिना हिजाब के। ऐसे में हिंदू बच्चे भी अगर रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर आएंगे तो क्या होगा? जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है, इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था। और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। राजस्थान में हिजाब पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक चिंगारियों के बीच राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का समर्थन किया। उन्होंने हिजाब पर बैन लगाने की वकालत की। वहीं कांग्रेस हिजाब के समर्थन में उतर चुकी है। कांग्रेस के नेता सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। आपको कुछ तर्कों, कुछ बयानों के आधार पर बताते हैं कि कैसे हिजाब पर किस तरह फिर से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि स्कूल में ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ड्रेस कोड से हिजाब का कोई मतलब नहीं है। हिंदू पक्ष का यह भी तर्क है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी छात्रों का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के विधायक स्कूल का माहौल खराब कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की एक दलील यह भी है कि हिजाब और बुर्का आक्रमणकारियों की देन है, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस पर राजनीति हो रही है। शर्मिंदगी की बात है कि छात्राओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ऐसा एग्जाम्पल पहले कभी नहीं हुआ। और बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज वो लड़कियां ये कार्रवाई चाहती है। पूरे 5-6 हजार लोगों की तादाद वहां इकट्ठी हो गई। महिलाएं और बच्चियां अपने लिए इंसाफ की गुहार करने लगी। वो कहाँ गए थे उस समय जब स्कूल में अजान के टाइम पे पढ़ाई बंद कर दी जाती है और सब लोग चले जाते हैं या वहाँ पर कमरों में चालू हो जाते हैं सब लोग करना। ये स्कूल है, स्कूल का प्रशासन है, वहाँ का नियम है, ड्रेस कोड है और उसी के आधार पे सबको स्कूल में आना चाहिए। और ये जब 26 जनवरी का कार्यक्रम है और उस पर भी ड्रेस कोड नहीं है तो फिर स्कूल क्या नियम कायदे कहाँ गए? स्कूल का प्रशासन क्या सिखाता है? और जो लोग ऐसा माहौल बना के बच्चों में क्यों दुबार डालना चाहते हैं, क्यों मतभेद डालना चाहते हैं? बच्चों में आपस में प्रेम बनना चाहिए, सौहार्द बनना चाहिए। बच्चों में क्यों वैचारिक मतभेद डाला जा रहा है? ड्रेस कोड सेम है और ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड से स्कार्फ और हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। सरदार अपनी पगड़ी बांधने के लिए स्वतंत्र है, जो विधायक हैं वो अपनी वेशभूषा के लिए स्वतंत्र हैं। ड्रेस कोड है ना, जब बहुसंख्यक समाज की बच्चियां ड्रेस में आती है तो फिर कुछ बच्चियों को या आधी बच्चियों को इस प्रकार के ड्रेस में आने का, गुरके में, पूरे में, छोटी छोटी बच्चियां गुरके में हैं, हिजाब में हैं, उनका अपना वो है, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन स्कूल में तो स्कूल के कायदे से आना पड़ेगा ना साहब। हिंदू मुसलमान
जैसे भी कर्नाटक में भी ये मुद्दा उठा था और कई मुस्लिम कंट्रीज की बात उस समय मीडिया में आई थी कि वहाँ हिजाब प्रतिबंधित है, तो सरकारों को ये प्रतिबंध कर देना चाहिए। इन्हें नमाज कबूल नहीं है, इन्हें हिजाब कबूल नहीं है, इन्हें अज़ान कबूल नहीं है, मस्जिद कबूल नहीं है, मदरसे कबूल नहीं है। आखिर चाहती क्या है? क्या हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाह रहे हैं? आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त सरकारी प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग ड्रेस कोड हैं। छात्र और छात्राओं को तय यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना होता है। कई प्राइवेट स्कूलों ने हफ्ते में 2 तरीके की यूनिफॉर्म तय कर रखी है। कुछ स्कूल एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म की भी छूट देते हैं। जहां तक बात सरकारी स्कूलों की है तो प्रदेश भर में एक ही तरीके की यूनिफॉर्म है जिसमें हिजाब नहीं है। हालांकि मदरसों में पढ़ने वाली छात्राएं हिजाब पहनकर जाती हैं। कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग से ड्रेस कोड है। सिख स्टूडेंट को पगड़ी पहनकर आने की छूट दी जाती है। अब जब सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्रों के हिजाब पर सवाल उठ रहे हैं तो राजस्थान की भजनलाल सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विभाग से दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस और राजस्थान में इसके प्रभावों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने के लिए अधिकारियों को सख्ती से कहा गया है। विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है, जो विद्यार्थी होगा उन सबको ड्रेस कोड मानना पड़ेगा और जैसी ड्रेस सरकार ने तय की हुई उसको पहनना पड़ेगा, अन्य तो विद्यालय में से वंचित किया जा सकता है। तो जब भी स्कूलों में हिजाब का जिक्र होता है कर्नाटक के उडुपी जिले का नाम दिमाग में जरूर आता है, क्योंकि यह देश का पहला मामला था जब स्कूल में ड्रेस कोड, हिजाब या धार्मिक कपड़ों पर बहस शुरू हुई थी। आपको सिर्फ 40 सेकंड में कर्नाटक हिजाब विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी जिले के एक विद्यालय में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर रोक लगाने से विवाद हुआ था। बवाल बढ़ने पर फरवरी 2022 में कर्नाटक की उस वक्त की बीजेपी सरकार ने स्कूल कॉलेजों में सभी तरीके के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। हिजाब कैसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, इसका एक और प्रमाण तब देखने को मिला जब कर्नाटक में सत्ता बदलते ही फैसला बदल गया। दिसंबर 2023 में कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार के हिजाब बैन के फैसले को पलट दिया, इस पर लगी रोक को हटा दिया। अब जरा दोनों सरकार के अपने अपने फैसले पर दलील भी जान लीजिए। बीजेपी सरकार ने आदेश में तर्क दिया था कि कोई भी कपड़ा जो समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को परेशान करेगा उसे स्कूलों में पहनने की अनुमति नहीं होगी। वहीं बीजेपी के फैसले को पलटने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि स्कूलों में पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है, तो इसमें बाधा क्यों? जो चाहो वो पहनो, जो चाहो वो खाओ। वोट के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। सत्ता में अब उस राजनीतिक खबर की कुंजी खोलते हैं जिसमें बहुत सारा सस्पेंस है, थोड़ा ड्रामा है, छापेमारी है, पुलिस फोर्स की तैनाती है और सबसे बड़ी बात यह कि सब कुछ एक सीएम के इर्द गिर्द घूम रहा है। मामला दिल्ली और दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची का है। दरअसल कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में थे। इसी दौरान ईडी की टीम उनके दिल्ली वाले घर पर पहुंच गई। दिल्ली में उनके निवास पर छापेमारी हुई, लेकिन वहां हेमंत सोरेन नहीं मिले। ईडी ने वहां से एक BMW कार और करीब 36 लाख रुपए कैश जब्त किए। मीडिया में ऐसा दावा किया गया कि हेमंत सोरेन लापता हैं। 31 घंटों से हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ईडी को एक ईमेल जरूर मिला जिसमें बताया गया था कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को उनके सामने पेश होंगे। इस बीच आज अचानक एक तस्वीर जारी हुई। इसमें हेमंत सोरेन रांची में महागठबंधन के विधायकों की बैठक कर रहे थे। खास बात यह है कि इस बैठक में हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो कल्पना सोरेन झारखंड की अगली सीएम हो सकती हैं। 31 घंटे बाद जब हेमंत सोरेन की तस्वीर आज सामने आई तो जेएमएम ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि हेमंत सोरेन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हेमंत सोरेन के समर्थकों ने आज झारखंड में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग भाला, तीर और धनुष लेकर पहुंचे थे। इनका आरोप है कि इनके नेता को फंसाया जा रहा है। एक बार दोनों तरफ से हुए एक्शन पर बयानों वाली छोटी सी रील देख लीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि हेमंत सोरेन कैसे गायब थे, क्यों गायब थे और गायब हुए भी थे या फिर नहीं हुए। अभी जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा
कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए तो 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। पूरी तरह से लगता है कि उस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हो, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मामला हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का नहीं, उनकी सरकार गिराने का मामला है। और हेमंत सोरेन भी ये बात जानते हैं, इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है, उसको बचाया जाए। नीतीश कुमार जी की पलटी हुई जब हम बिहार के अंदर आए, अभी हम झारखंड में आ रहे हैं, तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी छोड़ी गई है। तो ये सब बीजेपी सरकार भोखलाई हुई है, प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, बीजेपी परेशान है। एक अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, 3.5 करोड़ जनता के दिल में, दिमाग में आहत करने वाला ये काम है। ईडी की टीम लगातार हेमंत सोरेन से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईडी का अभी तक हेमंत सोरेन से कोई संपर्क नहीं हो पाया। और आप देख सकते हैं कि जो कार कल बरामद की गई BMW कार शांति निकेतन स्थित हेमंत सोरेन के आवास से, वो कार इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर खड़ी हुई है। ये BMW कार जिसके ऊपर हरियाणा का नंबर डला हुआ है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस कार का इस्तेमाल कर रहे थे। इन बयानबाजी के बीच बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर पोस्टर वाला अटैक किया और उनके कथित रूप से लापता होने पर गुमशुदगी वाला एक पोस्टर भी जारी किया। इस पोस्टर के साथ झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम को ढूंढकर लाने वाले को बीजेपी 11,000 रुपए का इनाम देगी। बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया उसमें लिखा था, गुमशुदा की तलाश, झारखंड के सीएम, नाम हेमंत सोरेन, रंग सांवला, कद 5 फुट 2 इंच, कपड़ा सफेद शर्ट, काला पैंट और पैर में चप्पल। सोशल मीडिया पर जारी इस पोस्ट में यह भी कहा गया कि सोरेन परसों रात 2 बजे यानी कि 40 घंटों से लापता हैं। आखिरी बार 2 बजे रात में पैदल निकलते सुरक्षा कर्मियों द्वारा देखे गए। जिन महानुभाव को इनकी जानकारी मिले, शीघ्र दिए गए पते पर सूचित करें। जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए इनाम। पता, सीएम आवास, रांची। भारत की राजनीतिक इतिहास में ऐसे कम ही मौके देखने को मिले हैं जब किसी सीएम के बारे में सार्वजनिक रूप से यह जानकारी ना हो कि वो कहां हैं, वो स्वस्थ हैं या नहीं। ऐसे में सवाल है कि हेमंत सोरेन 31 घंटों तक कहां थे, वो अचानक दिल्ली से कहां चले गए, फिर बिना सार्वजनिक जानकारी के अचानक रांची में बैठक कैसे करने लगे। इस पर गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि ईडी की टीम ने 30 घंटों तक उनसे संपर्क करने की कोशिश की। 15 घंटे तक ईडी के अधिकारी उनके दिल्ली वाले घर पर मौजूद रहे। दिल्ली में झारखंड भवन में भी टीम ने सोरेन की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोरेन और उनके साथ मौजूद स्टाफ और सिक्योरिटी का मोबाइल भी बंद था। हेमंत सोरेन का चार्टर्ड प्लेन भी आईजीआई एयरपोर्ट पर खड़ा था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने न सिर्फ दिल्ली के एयरपोर्ट बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी सोरेन की तलाश की, लेकिन सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आज दोपहर हेमंत सोरेन रांची में अपने आवास पर पहुंच गए, जिसके बाद वो महात्मा गांधी स्मारक पहुंचे और वहां श्रद्धांजलि दी। ऐसे में सवाल यह कि अगर हेमंत सोरेन फ्लाइट और ट्रेन से नहीं गए तो रांची कैसे पहुंचे। सूत्रों की माने तो रविवार को ही सोरेन को शक हो गया था कि ईडी जमीन घोटाले में उन्हें दिल्ली में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली में 2 बड़े वकीलों से भी मुलाकात की। सूत्रों से जानकारी मिली कि रविवार की रात को ही वो सड़क के रास्ते रांची, झारखंड के लिए निकल गए। दिल्ली से निकलते वक्त सोरेन ने अपने साथ मौजूद सभी लोगों के फोन बंद करवा दिए। उन्हें रांची पहुंचने तक फोन ऑन न करने की हिदायत दी गई। जबकि सोरेन जिस चार्टर्ड प्लेन से शनिवार रात दिल्ली पहुंचे थे, वो आईजीआई एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन टर्मिनल GA पर खड़ा था। लेकिन सोरेन को पक्का यकीन था कि अगर वापस फ्लाइट से जाने की कोशिश की तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। इस सब के बीच हेमंत सोरेन की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन के अगले सीएम बनने के भी कयास हैं। ऐसी स्थिति में एक बार हेमंत सोरेन के पूरे परिवार को जानना जरूरी है। हेमंत सोरेन के पिता है शिबू सोरेन। इनकी 4 संतानें हैं। दुर्गा सोरेन, इनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे नंबर पर है हेमंत सोरेन। तीसरे नंबर पर है बसंत सोरेन और बेटी है अंजनी सोरेन। दुर्गा सोरेन की पत्नी है
सीता सोरेन ये विधायक हैं। इनकी दो बेटियां हैं, जयश्री और राजश्री। दोनों राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं और हेमंत सोरेन की विरोधी मानी जाती हैं। इधर हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, जिनके सीएम बनने की अब बहुत जोर चर्चा चल रही है। झारखंड के बाद अब खबरों वाले स्टीयरिंग को दिल्ली की तरफ मोड़ते हैं और एक बड़े आरोप पर न्यूज मित्रों का ध्यान खींचते हैं। यह आरोप इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए हैं। इन आरोपों में नएपन की मात्रा कम और पुरानी बातों को ज्यादा मजबूती से रखने का प्रयास है। दरअसल पहले से ही देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का आरोप झेल रही बीजेपी सरकार पर खड़गे ने आने वाले चुनाव के बाद लोकतंत्र के पूरी तरीके से खत्म करने का आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जीते तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस बौखलाहट में आधारहीन बयान दे रही है। खड़गे ने अपने हमले को और तीखा करते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका होगा। इसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोकतांत्रिक राजवंशों की सत्ता खत्म हो रही है, इसलिए कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है। अगर आप दोनों तरफ के हमलों को देखें तो लोकतंत्र खत्म, लोकतांत्रिक राजवंश, फिर कभी चुनाव नहीं, डर से बौखलाहट, 2024 आखिरी मौका, आपातकाल भूले। वैसे कांग्रेस के बयान पर बीजेपी आज पूरी तैयारी से उतरी थी। कुछ ऑडियो, कुछ पुराने किस्से, कुछ पुरानी घटनाओं के साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और दावा किया लोकतंत्र उस समय खत्म हुआ था जब आपातकाल लागू किया गया था। एक बार खड़गे और बीजेपी दोनों का मौखिक मुकाबला देखिए, फिर आपको बीजेपी के पुरानी डायरी से निकले हमले की कुंजी दिखाएंगे। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो। कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं उन सब के लिए भविष्य निश्चित रूप से निर्णायक अवसान की तरफ बढ़ रहा है और उसी कारण वो भयाक्रांत होकर इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हैं। डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको। हाँ, ये सच है कि भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ खड़गे जी की आशंका नहीं है। मैं जाहिर तौर पर मुझे पता भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल या पुतिन का मॉडल है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। एक कहानी कहा गया है, जो आपके मन में रहता है, जो आपकी पार्टी ने किया है, दूसरों को उस नजर से क्यों देखते हैं? कांग्रेस जब भी बीजेपी पर हमला करती है तो बीजेपी उसे आपातकाल का आईना दिखाती है। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस के लिए आपातकाल पर सफाई देना बहुत मुफीद नहीं है, इसलिए आज भी बीजेपी ने अपनी लाइब्रेरी से एक पुराना ऑडियो निकाला। दावा है कि इस ऑडियो में आवाज इंदिरा गांधी की है और वो न्यायपालिका पर दबाव बनाने के मकसद से कह रही हैं वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत जैसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहती हैं। क्या एक जज ये तय करने के लिए योग्य है? तो फिर हमारे पास लोकतंत्र क्यों है, चुनाव क्यों है, तो फिर राजनीतिक लोग सत्ता में क्यों हैं? एक बार वो ऑडियो और सुधांशु त्रिवेदी के जवाबों का राउंड 2 सुन लीजिए। Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? ये किसकी आवाज है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। और ये किस विचार से प्रेरित है?
यह भी मैं बताना चाहता हूं, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं हिटलर एड्रेस्ड रीच टैग ऑन 26 अप्रैल 1942 और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया था कमिटेड जुडिशरी की बात, और यह कहा गया था कि जजेस को हमारी विचारधारा के अनुरूप चलना होगा। इस ऑडियो के जरिए बीजेपी यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि खरगे पुराने पन्ने उलट कर देखें, लोकतंत्र पर बीजेपी को कोसने से फायदा नहीं है। हालांकि जब बीजेपी ये सारे आरोप लगा रही थी तब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजे आ गए। इस चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी का मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुना गया। यहां बीजेपी का मुकाबला इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और आप के संयुक्त उम्मीदवार से था। बीजेपी ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं को 4 वोट से हरा दिया। बीजेपी को 16 वोट मिले, इंडिया ब्लॉक को 12 वोट मिले। हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव अधिकारी ने विपक्षी गठबंधन के 8 वोट अवैध घोषित कर दिए। इस नतीजे के बाद कांग्रेस और आप ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप बीजेपी भारत को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का गठबंधन सतही है, सब कुछ नियम के हिसाब से हुआ है। इस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में। आज हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं, इनवैलिड होके। आज तक जहां बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं, वहां भी ये कभी नहीं होता। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो? राघव चड्ढा जी अपने लोगों को बात करें कि उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया, क्यों गलत किया, ये तो उनकी बात है। जो जीत गए हैं वो पार्षदों के वोट से जीते। सरासर का आरोप है, जो कि इनका हर बार का यही काम होता है कि भाजपा के ऊपर आरोप लगाने, अपनी गलतियों को थोपना भाजपा के ऊपर। गलत इनकी पार्टियों के लोग करें, थोपे वो भाजपा के ऊपर, है ना। तो हमारे अच्छे कामों को देख के, हमारे देश के प्रधानमंत्री के अच्छे के कामों को देखकर इनके ही काउंसलरों ने हमें वोट किए। वैसे अब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और अब कल सुबह इस याचिका पर सुनवाई होगी। इस बीच एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यह तस्वीर मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार की है। चुनावी नतीजों का ऐलान होने पर उन्हें जैसे ही पता चला कि वो हार गए, कुलदीप और उनके समर्थक फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्हें उम्मीद रही होगी कि वो आसानी से जीत जाएंगे और मेयर बनेंगे, लेकिन जब उम्मीद टूटती है तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। सत्ता में अब बात कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की, जिन्होंने करीब 48 घंटे के बाद नीतीश के सत्ता परिवर्तन वाले एपिसोड पर पहली बार कुछ कहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो सोमवार को ही बिहार में प्रवेश कर चुकी थी। कल वो किशनगंज में थे, लेकिन तब उन्होंने अपने 4 मिनट के मिनी भाषण में नीतीश पर एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। पर आज राहुल ने पूर्णिया में नीतीश पर चुन चुनकर जुबानी तीर चलाए और एक चुटकुला भी सुनाया। वैसे पहले हम आपको राहुल की न्याय यात्रा के बिहार पड़ाव की कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। आज राहुल गांधी ने पूर्णिया के एक नवोदय विद्यालय में पहले बच्चों के साथ मुलाकात की, फिर सीसाबाड़ी में किसानों के साथ चौपाल लगाई। इस दौरान राहुल गांधी सिर पर गमछा बांधकर एकदम ठेठ देसी अंदाज में नजर आए। उन्होंने खटिया पर बैठकर किसानों के साथ बात भी की। फिर राहुल पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर अपना मौन तोड़ा और कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े से दबाव पड़ते ही यू टर्न ले लेते हैं। फिर उन्होंने नीतीश के यू टर्न से जुड़ा जो चुटकुला सुनाया, हम अब आपको वो सुनवा देते हैं। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको, सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां
स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। और सत्ता में अब हम आपको मालदीव की खबर दिखाते हैं। इस देश की सत्ता जब से जिनपिंग के हुक्म के गुलाम मोहम्मद मोइजू के हाथों में गई है, यहां रोज नए नए बवाल हो रहे हैं, वहां अशांति का माहौल है। अभी 2 दिन पहले की पूरी दुनिया ने मालदीव की संसद में हुई स्ट्रीट फाइट देखी, जब उसके सांसद किसी स्ट्रीट फाइटर की तरह एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। किसी ने किसी पर लात घूंसों के साथ चढ़ाई कर दी, तो कोई सांसद किसी दूसरे सांसद के गले पर चढ़ा नजर आया। अब मालदीव का नाम एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है और दुनिया देख रही है कि जब किसी के सिर पर चीन का साया पड़ जाता है तो वो कैसे उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ हो रहा है। मालदीव के अंदर इस वक्त जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उसे देखकर यह लगता है कि मोइजू का सत्ता सुख अब बस खत्म होने वाला है। मोइजू ने चीन परस्ती में भारत को जो तेवर दिखाए थे, उसकी कीमत चुकाने का वक्त अब आ गया है। मालदीव के मौजूदा हालात के मुताबिक अब मोइजू को जिनपिंग का चरण चुंबक बनने का अंजाम भुगतना होगा। और मालदीव में यह सब कैसे और कब होगा, अब आपको यह भी बता देते हैं। मालदीव में विपक्ष के एक कदम के साथ मोहम्मद मोइजू की सत्ता जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि इस देश में मोइजू सरकार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की गई है। मालदीव का मुख्य विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मोइजू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है और इस प्रस्ताव को एक और विपक्षी दल द डेमोक्रेट्स का भी समर्थन हासिल है। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर महाभियोग प्रस्ताव के जरिए मोहम्मद मोइजू को सत्ता से हटाने का फैसला किया। तो इस वक्त मोइजू, जो कि लगातार भारत के खिलाफ चलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जिनपिंग उनके साथ में है तो वो भारत को किसी भी तरीके का दबाव बना सकते हैं। वो अब उनके देश में ही भारी पड़ना शुरू हो गया है, पहले टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब राजनीतिक पार्टियां उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही हैं। वैसे सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।